Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Okay students, now it's your social science class and today we will read Social and Political Life volume 1 for class 6. Okay, and students, we have to start from chapter number 1, page number 10. All right, and it's a video third of first chapter. So let's start students. Buddhism reached Tibet while Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. Islam was introduced in this region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. Okay, so students, Buddhism reached Tibet while Ladakh. अब स्टूडेंट्स लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहाँ पहुँचा? तिब्बत में पहुँचा। हमने पहले भी पढ़ा था कि बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुँचा था, इसीलिए लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ओके, लद्दाख को हम छोटे तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 years ago and there is a significant Muslim population here. All right, so Islam was introduced in this region. इस क्षेत्र में more than 400 years ago, 400 वर्ष से भी अधिक पुराना इस्लाम इस क्षेत्र में आ गया था। ओके, मीन्स कि करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हो गया। ओके, एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर, और यहाँ पर अब अच्छी खासी, सिग्निफिकेंस मीन्स काफ़ी अधिक, अच्छी खासी मुस्लिम या इस्लाम की क्या है, जनसंख्या है। अब मीन्स यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। Local version of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. So students, local version, okay, Ladakh has a very rich oral traditions of songs and poem. Okay, Ladakh में students गानों और कविताओं में, songs and poem, गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध ओरल, ओके, ओरल ट्रेडिशन, समृद्ध मौखिक संग्रह है। मीन्स कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाने और कविताएं गाई जाती हैं, बहुत अच्छा उनका संग्रह है। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक, द केसर सागा, आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। और स्टूडेंट्स, जो लोकल वर्जन है, मीन्स जो स्थानीय वहाँ का तिब्बत का जो ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, केसर सागा है, ये तिब्बत का क्या है, महाकाव्य है, एपिक है जिसका नाम केसर सागा है, यह वहाँ पर बहुत अधिक प्रचलित है। और जो इसका लोकल वर्जन यानी जो इसका स्थानीय रूप है उसे परफॉर्म किया जाता है मुसलमानों के द्वारा भी और बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों के द्वारा। इस ग्रंथ को क्या किया जाता है, इस काव्य को, इस ग्रंथ को, इस एपिक को परफॉर्म किया जाता है। ओके, तिब्बत का जो ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर परफॉर्म करते हैं, उस पर नाटक करते हैं। ऑल राइट, here student, this is the picture of women weaving a पश्मीना शॉल। देखिए कैसे जम्मू कश्मीर पे महिलाएं पश्मीना शॉल को बुनती हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी विल रीड केरला। ऑल राइट, Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on one side and the hills on the other. A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. It is spices that made this region an attractive place for traders. Okay, and students, Jewish and Arab traders were the first to come here, and Apostle of Christ Saint Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. So let's start students of this explanation. So here we will read about Kerala. Okay, Kerala
जो है स्टूडेंट्स भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। मीन्स कि केरल कहाँ पर स्थित है? केरल एक राज्य है जो कि भारत के दक्षिणी पश्चिम कोने में बसा हुआ है। और अगर हम केरल की बात करें स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सुंदर राज्य है जो कि एक तरफ से समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पर्वतों से, माउंटेन से घिरा हुआ है। और जैसा कि आप सबको मालूम है, आपने जीके में भी पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था, ओके, कि केरला किसके लिए फेमस है? वहाँ के मसालों के लिए, स्पेशली काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि के लिए केरल बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ओके, और इन मसालों के कारण ये जो क्षेत्र है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर ये बन गया है मसालों के व्यापार के लिए। इसीलिए जो ट्रेडर होते हैं वो बहुत अधिक यहाँ पर आते रहते हैं। ओके, और अगर हम केरल की हिस्ट्री अगर बताएं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे वे 2000 साल पहले यहाँ आए। उन्होंने ही भारत में ईसाई धर्म को लाने का उनको क्रेडिट दिया गया। चलिए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ओके, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। ओके, इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। यह एक तरफ से, सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ, सी मीन्स समुद्र, यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऑलराइट, अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डामम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में मसाले, जैसे कि हमने पहले बताया था, पेपर मीन्स काली मिर्च, क्लोव मीन्स लौंग, कार्डामम्स मीन्स इलायची। ओके, तो यहाँ पर पहाड़ों में, ओके, इन पहाड़ियों पर, जिस साइड एक पहाड़ी है केरल में, तो इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ओके, और इन्हीं मसालों के कारण, ऑलराइट, इन खास विशेष मसालों के कारण यह क्षेत्र ट्रेडर के लिए, ट्रेडर्स मीन्स व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ओके, यह आकर्षण का स्थान है। जूइस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। ओके, और स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर अरबी, ओके, अरब ट्रेडर्स, अरबी व्यापारी और यहूदी व्यापार करने सबसे पहले केरला में आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। और स्टूडेंट्स ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह के धर्मदूत थे, जिनका नाम क्या था? सेंट थॉमस था। एपोस्टल मीन्स जो उनके धर्मदूत थे, सेंट थॉमस। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 ईयर्स पहले यहाँ पर आए थे। ओके, नियरली 2000 ईयर्स एगो, and he is credited with bringing Christianity to India। और भारत में ईसाई धर्म को लाने का क्रेडिट भी, श्रेय भी उन्हीं को जाता है। ऑलराइट, many Arab traders also came and settled down here. Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. Very interesting, students, about Kerala. Many Arab traders, बहुत से अरब व्यापारी, ओके, वो अरब से कई व्यापारी ऑल्सो केम, यहाँ आए एंड सेटल डाउन हेयर, और यहाँ आकर सेटल हो गए, बस गए। इब्न बटूटा, ओके, हमने पढ़ा था इब्न बटूटा जो थे, जो कहाँ से आए थे? हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो। इब्न बटूटा जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, रोट अ ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग मीन्स यात्रा वृत्तांत, अपनी यात्रा के बारे में लेख लिखना। ओके, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसल
मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए उन्होंने लिखा, विच डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा। और क्या लिखा? एंड सेज, वे कहते हैं दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। उन्होंने मुसलमानों के लिए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ी इज्जत है। ओके। The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here। और उन्होंने यह भी कहा कि वास्को डिगामा जो पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे थे, वे पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया, जो इब्न बतूता थे जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में, ट्रैवलॉग में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत बड़ी इज्जत थी, वो ये बहुत ही रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी। और वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे, कहाँ पे? केरला में। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना, उसके बारे में जाना। ओके, बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, पीपल इन केरला practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. Okay, so students, because of all these various historical influences, okay, इन सभी ऐतिहासिक historical influences, ऐतिहासिक प्रभाव, okay, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का practices, different religions such as Judaism, Islam and Christianity, Hinduism and Buddhism, okay, तो इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें जूडाइज्म यहूदी, इस्लाम क्रिश्चियनिटी ईसाई, हिंदुइज्म हिंदू एंड बुद्धिज्म बौद्ध धर्म शामिल है। ओके, तो अगेन स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग दिस एक्सप्लेनेशन। तो इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। ऑलराइट, the fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called Chinawala, okay, and are called Chinawala. Even the utensils used for frying is called the China chatti, and it is believed that the word Chin could have come from China. The fertile land and climate are suited to growing rice, and majority of people here eat rice, fish and vegetables. Okay, so student, the fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets, okay, and are called China wala. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ था? चीन के व्यापारी भी आए थे, ठीक है, चीन के व्यापारी भी केरल आए। ऑलराइट, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो फिशिंग नेट था, फिशिंग नेट्स क्या होता है? मछली पकड़ने वाला जाल, ठीक है। तो यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है वो एग्जैक्टली वे बिल्कुल चाइनीज फिशिंग नेट्स मीन्स चीनी जालों से हूबहू मिलता है। ओके, एंड आर कॉल्ड चीना वाला। ओके, और जिसको क्या कहा जाता है? चीना वाला कहते हैं। ऑलराइट, इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग, ओके, इवन भी यूटेंसिल मीन्स बर्तन, जबकि जो बर्तन भी फ्राई करने के लिए, ओके, इस्तेमाल किए जाते हैं, तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, इज कॉल्ड द चीना चट्टी, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? चीना चट्टी कहा जाता है। एंड इट इज़ बिलीव्ड, और यह माना जाता है, दैट द वर्ड चीन, वो चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, और ये माना जाता है कि चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, मीन्स चीन से ही हुई होगी।
The fertile land and climate are suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish, and vegetables. The fertile land, students, जो वहाँ की fertile land है, जो केरल की उपजाऊ जमीन है और जो वहाँ की जलवायु है, are suited to growing rice, वो चावल उगाने के लिए, चावल की खेती के लिए बहुत ही suitable है, बहुत ही उपयुक्त है. ओके, and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. और वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ के जो अधिकतर लोग हैं, वो राइस, चावल, फिश, मछली एंड वेजिटेबल्स और सब्जियाँ खाते हैं बहुत अधिकता में. ओके, मीन्स कि वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं. ओके, वेल स्टूडेंट्स, हियर इज अ पिक्चर ऑफ ओनम फेस्टिवल. ओके, पीपल आर सेलिब्रेटेड ओनम फेस्टिवल इन केरला. ओके, तो ओनम फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स? बोट रेस वहाँ पर कंडक्ट की जाती है. ठीक है, नाव प्रतिस्पर्धा वहाँ पर होती है, जिसमें क्या होता है, जो नाव पहले पहुँचती है उस नाव वालों को विनर घोषित किया जाता है और अट्रैक्टिव प्राइजेस उनको दिए जाते हैं. द बोट रेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला. ओके, तो केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार ओनम एक विशेष आकर्षण है. ओके, जो कि केरला में सेलिब्रेट किया जाता है. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. Okay, both regions were influenced by Chinese and Arab traders. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices, and the spatial geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region. Alright, so students, as you know, while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features. Okay, जैसे कि हम देखते हैं केरल और लद्दाख की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, geographical features जो हैं, वे एक दूसरे से बिल्कुल क्या हैं, अलग हैं. ओके, और साथ ही हम ये भी देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. और साथ ही हम ये देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. अब हम क्यों यहाँ पर सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस कह रहे हैं? क्योंकि जो दोनों रीजन्स हैं, दोनों जो क्षेत्र हैं, दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने इन्फ्लुएंस्ड किया था, प्रभावित किया था. इसीलिए हम इस फील्ड में इनको क्या करते हैं, सिमिलर देखते हैं. इट वॉच द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन of Ladakh and its wool and that drew traders to these regions. So okay, so it was the geography of Kerala. तो स्टूडेंट्स, जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसाले की खेती को, कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस, मसाले की खेती को संभव बनाया, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों ने अपनी ओर खींचा. मीन्स की जिस प्रकार से केरल में हम क्या कहते हैं कि वो मसालों में बहुत धनी है, समृद्ध है, वहाँ पर मसालों की खेती बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वो व्यापारियों के आकर्षण का स्थान है. तो हम दूसरी जगह हम कह सकते हैं कि जो लद्दाख की भौगोलिक स्थिति है वो वहाँ के ऊन के लिए बहुत प्रसिद्ध है और उस पश्मीना ऊन के लिए उस क्षेत्र में व्यापारी लोगों का आकर्षण बना रहता है. ओके, दस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द रीजन. तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स, इस तरह हम कह सकते हैं, इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र का जो कल्चरल लाइफ होता है, जो सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास से और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है. ओके, दस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफन टाइड, वे आपस में बंधे हैं उसका ऐतिहासिक और भौगोलिक
उनका जो प्रभाव है वो वहाँ के उस क्षेत्र के कल्चरल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in. Okay, and similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. Okay, so the influence of diverse culture. Okay, diverse culture means विविध संस्कृतियाँ. Okay, तो जो स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस है हमारी विविध संस्कृति का, उसका प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं, मीन्स कि वो पास्ट की बात नहीं है कि विविध कल्चर जो होता है, विविध जो संस्कृति होती है, उसका प्रभाव न केवल अतीत में पड़ा बल्कि वर्तमान जीवन में भी. आवर प्रेजेंट लाइव्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क, एंड विथ इच मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन. ओके, तो विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है. ओके, हमारे वर्तमान जीवन का आधार भी काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मूव करना है फॉर वर्क. ओके, और हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका जो है वो धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहाँ पर हम पहुँचते हैं. ओके, न्यू प्लेस वेयर वी आर इन. सिमिलरली, इसी प्रकार इन आवर ओन नेबरहुड्स. ओके, इसी प्रकार हम हमारा जो पड़ोस होता है, ठीक है, हम अपने पड़ोस में अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं. ओके, सिमिलरली in our own neighborhoods we live close to people from several communities अनेकों समुदाय के साथ. ठीक है, हम देखते हैं कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग हमारे साथ रहते हैं. ठीक है, तो हमारा जो डेली लाइफ्स होता है, our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and tradition. ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा कि हम अपने पड़ोस में विभिन्न अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं. ओके, और अपने रोज़मर्रा के जीवन में, डेली लाइफ के जीवन में हम उनके साथ मिलजुल कर काम भी करते हैं. ओके, और एक दूसरे के प्रति कस्टम्स, रीति रिवाज, परंपराएं, ठीक है, ट्रेडिशंस, परंपराएं, रीति रिवाजों के साथ और परंपराओं के साथ घुल मिल जाते हैं, मिक्सचर हो जाते हैं. तो हमें उनके साथ मिक्सअप होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, हर एक कदम पर हम जब नए स्थानों पर जाते हैं तो हम वहाँ के कल्चर को भी अडॉप्ट करते हैं, वहाँ के ट्रेडिशन को भी अडॉप्ट करते हैं और हम उसी कम्युनिटी का, उसी कल्चर का एक हिस्सा बन जाते हैं. ओके, now students, next topic, unity in diversity. It's a very important point, very important topic of this chapter. Okay, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो स्टूडेंट्स, यूनिटी मीन्स एकता, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता. तो क्या है विविधता में एकता? विविधता मीन्स विभिन्न टाइप का, वेरियस. ओके, तो उसमें भी एकता हम कहाँ से ढूंढ रहे हैं, उसका आशय क्या है? ठीक है, हम उसे विविधता में एकता क्यों कह रहे हैं? ओके, तो अभी हमें इस पैराग्राफ को पढ़कर क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. Okay, when the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them.
India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. They worked together to decide joint actions. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. Okay, interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. Okay, it's a very interesting unity in diversity. विविधता में एकता. क्या है विविधता में एकता स्टूडेंट्स? ओके, तो इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बिन रिकग्नाइज. रिकग्नाइज मीन्स पहचाना जाना. ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मीन्स ताकत. ओके, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, भारत की जो विविधता है या अनेकता हम कह सकते हैं, को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है, सोर्स माना गया है. ऑलराइट, जो भारत की विविधता है, जो भारत की अनेकता है, उसको भारत की शक्ति का, भारत की ताकत का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया है. कैसे? व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था, जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज दैम. तो क्या हुआ था उस समय जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी. ओके, India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. India's freedom movement, भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो लोग थे, ठीक है, मीन्स कि भारत के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में जो लोगों ने अपनी भूमिका दी थी, मीन्स स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश से आकर जो लोग शामिल हुए थे. ओके, तो उससे भारत की एकता क्या क्या प्रदर्शन होता है. ओके, तो इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट. ओके, तो स्टूडेंट्स, भारत स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों से लोग शामिल थे, अलग अलग धर्मों से लोग शामिल थे और उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन में भाग लिया, आंदोलन किया. ओके, इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट. और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों लोग अलग अलग बैकग्राउंड्स के थे, अलग अलग पृष्ठभूमियों के थे, अलग अलग धर्म के थे. दे वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम किया. टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश. ओके, उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, एक साथ मिलकर वे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया. ओके, इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. Okay, अब जब ये सब चीज़ें हुई तो जो ब्रिटिश थे, अंग्रेजों ने क्या सोचा कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं. थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस, वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, उनको विभाजित कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, क्योंकि वे क्या हैं, अलग अलग हैं, उनमें काफ़ी विविधताएं हैं, तो ये आसान होगा उन लोगों में फूट डालना. और इस तरह ब्रिटिश क्या करते रहेंगे, कंटिन्यू उन पर राज करते रहेंगे. दे वर सो डिफरेंट एंड देन कंटिन्यू टू रूल दैम. बट द पीपल सोव्ड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. ओके, लेकिन लोगों ने दिखा दिया अंग्रेजों को कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, कितने भी अलग हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब यूनाइट थे. ठीक है, वे सब क्या हो गए थे, यूनाइटेड हो गए थे. ये भारतीयों ने दिखा दिया, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या स्थान के हों. लेकिन जब बात आती है स्वतंत्रता संग्राम की, अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम की, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की, तो वे सभी अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जगहों के, अलग अलग विविधताओं वाले लोग एक साथ लड़कर उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया. ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ पोयम. ओके, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने बताई है ये पोयम, उससे लिया गया है. तो वी विल रीड.
Don't forget the days of blood, oh friend. Okay, don't forget the days of blood, oh friend. In the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. The hunter has torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave, O friend. Okay, the blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, oh friend. It's a very heart-touching poem, students, okay, about Indian soldiers, okay, who participated in फ्रीडम मूवमेंट, इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट. तो देखिए क्या कह रहा है, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड. ओके, ओ फ्रेंड, तो ये कह रहा है ओ मेरे मित्र, डोंट फॉरगेट, मत भूलना, खून भरे वो दिन. ठीक है, दिन खून के हमारे मित्र भूल न जाना. ओके, इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू सेड अ टीयर फॉर अस. तो वे कह रहे हैं इन द मिडेस्ट, बीच में, ऑफ योर हैप्पीनेस, अपनी खुशियों में. ओके, अपनी खुशियों के बीच में रिमेंबर, याद रखना, टू शेड अ टेयर फॉर अस, हमारे लिए आंसू बहा के जाना. तो क्या कह रहे हैं ये दो पोएम की लाइन, क्या कह रही है, दिन खून के हमारे मित्र भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना. द हंटर हैज टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. The hunter has torn away every single flower. तो वे कहते हैं जो हंटर हैं, ठीक है, जो शिकारी हैं, सयाद हैं, उन्होंने हमारे चुन चुन के फूल तोड़ दिए. एवरी सिंगल, एक एक फूल उन्होंने तोड़ दिया. ओके, डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन, डियर फ्रेंड. प्यारे मित्र, वीरान इस गार्डन में, वीरान इस चमन में कोई फूल खिला के जाना. डू प्लांट अ फ्लावर. ओके, तो क्या कह रहा है, शिकारी ने, सयाद ने हमारे चुन चुन के एक एक फूल तोड़े. वीरान इस बगीचे में कोई फूल खिला के जाना. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. तो वे कह रहे हैं हैविंग फॉलन टू बुलेट्स, बुलेट्स मीन्स गोली. ठीक है, गोली खा के सोए. वी स्लैप्ड इन जलियांवाला बाग, गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम. डू लाइट अ लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव ऑफ फ्रेंड, ओ फ्रेंड, ग्रेव मीन्स कब्र. ओके, सूनी पड़ी, लोनली मीन्स अकेली पड़ी, सूनी पड़ी कब्र पर डू लाइट अ लैम्प, दिया जला के जाना. ओ फ्रेंड, अरे मित्र. ओके, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे. वे कहते हैं द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुसलमान का खून आज एक साथ बहा. ओके, हिंदू और मुसलमान का आज खून एक साथ बहा. डू सोक योर रोब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड, डियर फ्रेंड. बहते हुए एक रंग में खुद को भिगा के जाना. रोब, रोब मीन्स लबादा, जो कपड़े पहनते हैं. बहते हुए इस खून के रंग में दामन भिगो के जाना. हम कह सकते हैं दामन या लबादा. दामन भिगा के जाना, ओ प्यारे मित्र. सम रॉट इन जेल्स वाइल अदर्स लाई इन देयर ग्रेव्स. तो वे कहते हैं सम रॉट इन जेल्स. ओके, कुछ जेल में पड़े हैं. ओके, कुछ जेल में पड़े हैं और कुछ ग्रेव्स में, और कुछ कब्र में गड़े हैं. ओके, कुछ जेल में पड़े हैं और कुछ कब्र में गड़े हैं. डू सेड अ फ्यू टीयर्स फॉर देम, ओ फ्रेंड. दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना. डू सेड अ फ्यू टीयर्स, कुछ आंसू के बूंद प्यारे उन पर बहा के जाना. ओके,
डू सेड अ फ्यू टेयर्स फॉर दैम ओ फ्रेंड, कुछ आंसू के दो बूंद उन पर बहा के जाना। ये लिखा है स्टूडेंट्स भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा ने। बहुत ही अच्छी पोयम है। उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने हमारे भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। ओके, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, दिस सॉन्ग was sung after the Jallianwala Bagh, okay, massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. Men and women, Hindus, Sikhs, and Muslims, rich and poor, had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. तो स्टूडेंट्स, दिस सॉन्ग वॉज सung, यह गाना गाया गया कहाँ पर? अमृतसर में हुए मैस्केयर मीन्स हत्याकांड। ओके, अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस गीत को गाया जाता था। एंड इन अमृतसर इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन, जहाँ पर क्या हुआ था, आपको आपने पढ़ा है, 5th क्लास में भी पढ़ा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल थे, उन्होंने क्या किया था, उन ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर, अनार्म्ड मीन्स निहत्थे लोगों पर, जिनके पास पिस्टल नहीं थी, बंदूक नहीं था, कोई हथियार नहीं था, और पीसफुल पीपल और शांति प्रिय लोगों को, बहुत सारे लोगों को खुलेआम गोलियां उन पर चलवा दी थी, जो बाग में इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे, बाग में इकट्ठे होकर एक मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, एंड मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम्स, पुरुष महिलाएं, हिंदू, सिख और मुसलमान, धनी और गरीब, रिच एंड पुअर, हैड गैदर टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, अंगेज द ब्रिटिश, जो कि जलियांवाला बाग में ब्रिटिश के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन करने के लिए जुड़े हुए थे, गैदर्ड हुए थे, इकट्ठे हुए थे। उन निहत्थे लोगों पर ब्रिटिश जनरल ने गोलियां चलवा दी। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड एंड संग टू honor the memory of those brave people. ओके, तो क्या है, इस हत्याकांड में स्टूडेंट्स बहुत से लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हो गए, वाउंडिंग इवन मोर। ठीक है, बहुत सारे लोग मरे तो सही और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। ठीक है, तो यह जो गीत है, जो अभी हमने यह गीत बताया आपको, यह जो गीत है, यह जो गाना है, उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, you can see students, it's the picture of पंडित नेहरू delivering an Independence Day speech। ठीक है, यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पंडित नेहरू स्पीच दे रहे हैं, 15 अगस्त के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन भाषण दे रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? इट वॉज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल। ओके, एवरीवेयर। ओके, सॉन्ग्स एंड सिंबल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो भी ये गाने हैं, ओके, जो भी ये गाने हैं या फिर उभरे गीत हैं या चिन्ह हैं, सिंबल्स मीन्स प्रतीक हम कह सकते हैं, चिन्ह विविधताएं हैं जो प्रतीक हैं, तो इसलिए हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। ओके, हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जितने भी गीत आए और जितने भी सिंबल आए, चिन्ह आए, ये विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग, भारतीय झंडे की कहानी क्या आप जानते हैं? इट वॉज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। ओके, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी, भारत के झंडे के प्रति सोचा गया था। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, विरोध के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट द इंडियन फ्लैग। तो स्टूडेंट्स क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत का जो झंडा है, जो इंडियन फ्लैग है, की परिकल्पना की गई थी। उसी दौरान इसकी सोच की गई थी कि हमें भारत का झंडा बनाना है और इसका क्या उद्देश्य है या हमें क्या शो करेगा। तो इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ओके, in his book Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. Alright, so in his book, okay, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक, उन्होंने अपनी किताब भारत की खोज, उनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज में उन्होंने लिखा है इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड। वे लिखते हैं कि भारतीय एकता, जो इंडियन यूनिटी है, भारतीय एकता कोई बाहर से इम्पोज की गई चीज़ नहीं है, मीन्स कि बाहर से ज़बरदस्ती थोपी हुई कोई चीज़ नहीं है, बल्कि rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and customs was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. तो वे कहते हैं कि जो भारतीय एकता है, जो इंडियन यूनिटी है, वो कोई ज़बरदस्ती थोपी हुई कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही डीपर है, बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की फीलिंग्स है, भावना है। ओके, टॉलरेंस मीन्स बहुत अधिक प्रथाओं को टॉलरेंस करने की, ठीक है, स्वीकार करने की क्या है, बिलीफ्स एंड कस्टम को स्वीकार करने की एक भावना है। ओके, और इसी में एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन इनकरेज्ड, और इसी विविधता को पहचाना जाता है। ओके, और इसी विविधता को प्रोत्साहित भी किया जाता है। इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। ओके, और यह नेहरू ही थे जिन्होंने, ओके, इट वॉच नेहरू, यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए, भारत की विविधताओं का वर्णन करते हुए यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ऑलराइट, now India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of the unity in India. In what way does the national anthem describe this unity? So India's national anthem, भारत का स्टूडेंट्स आपको मालूम है जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान, कौन सा है, जन गण मन। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो हमारा राष्ट्रगान है, यह भी भारतीय एकता को, इंडियन यूनिटी को की एक अभिव्यक्ति है, हम कह सकते हैं, इंडियन यूनिटी को बताता है। और राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे आप अपने शब्दों में लिखिए। ओके, यू विल राइट इन योर रफ कॉपी स्टूडेंट्स, एंड व्हाट यू हैव टू राइट, अगेन आई एम रिपीटिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान, ओके, जन गण मन भी भारतीय एकता को, ओके, भी भारतीय एकता को प्रदर्शित करता है, भारतीय एकता को बताता है, उसकी अभिव्यक्ति करता है। ओके, तो आपको अपने शब्दों में लिखना है कि राष्ट्रगान, हमारा जो नेशनल एंथम है, किस तरह से एकता का वर्णन करता है, ठीक है, किस तरह से एकता का वर्णन करता है वो हमको इसमें बताना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज वन मिसिंग एक्सरसाइज in page number 8. Okay, now take out page number 8 students. Here you have to list at least 3 different ways
in which people in India do the following. Okay, one of the following answer has been provided for you already. All right students, here you have to fill one exercise. I will tell you how you have to fill. Okay, I will tell you and you will fill yourself. All right students, in your own words. So first one students, different ways in which people pray. अब आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, भारत के जो लोग हैं वे अलग अलग तरीक़ों से नीचे लिखे हुए काम करते हैं. कैसे काम मीन्स कि वे प्रार्थना कैसे कर रहे हैं, वे विवाह कैसे कर रहे हैं, एक्सेट्रा. ओके, तो यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है. यू कैन सी हेयर हेयर हेयर. तो यहाँ पर उनमें से एक तरीका बताया गया है. दो और तरीके आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं. ऑलराइट, अपनी ओपिनियन से आपको वो फिल करना है. तो स्टूडेंट्स क्या लिखना है, देखो फर्स्ट वाला पूछ रहा है. फर्स्ट वन, डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे. अलग अलग तरीक़ों से लोग प्रार्थना करते हैं थ्रो सिंगिंग अ हिम्न. ओके, सिंगिंग अ हिम्न मीन्स भक्ति गीत गाकर, आरती गाकर. तो कुछ लोग क्या करते हैं, मुस्लिम लोग थ्रो रीडिंग कुरान, वे कुरान पढ़कर अपना भक्ति भाव प्रदर्शित करते हैं. और क्रिश्चियंस क्या करते हैं, बाय बर्निंग कैंडल, बाय सिंगिंग प्रेयर. ओके, तो ये वे अपना, ये उनका स्टाइल है, ये उनकी शैली है कि कैसे वे भक्ति प्रदर्शित करें. ओके, अब एक सेकंड एग्जांपल हम आपको बताएंगे. डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड. ओके, अलग अलग तरीक़ों से कैसे शादी करते हैं लोग. ओके, अब देखो यहाँ पर एक तरीका क्या है, थ्रू अरेंज्ड मैरिज, जैसे हमारे धर्म पर किया जाता है ना. वे अपने माता पिता के अनुसार विवाह करते हैं. थ्रो साइनिंग अ रजिस्टर इन द कोर्ट. और कोर्ट मैरिज भी करते हैं लोग, रजिस्टर में साइन करके. जैसी रजिस्टर में दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष, जब दोनों दूल्हा दुल्हन रेडी रहते हैं शादी के लिए और वे क्या है, बालिग हो गए हैं, 18 ईयर से ज़्यादा हैं, तो वे अपने मन से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं. एंड थ्रो इंगेजमेंट. ओके, और कुछ लोग इंगेजमेंट के बाद शादी करते हैं. तो अलग अलग तरीका है. कुछ लोग क्रिश्चियन धर्म में कैसे चर्च में शादी की जाती है ना, केक काट कर, और अलग भी उनकी रस्में हैं. और मोमडन में, मुस्लिम धर्म में निकाह किया जाता है. तो अलग अलग तरीका है. तो आप लिख सकते हैं, ऐसे ही आपको भरना है. एक और एग्जांपल आपको, आई विल टेल यू वन मोर एग्जांपल. डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस. अलग अलग तरीके से लोग कपड़े पहनते हैं. ठीक है, उनका परिधान अलग अलग होता है. जैसे राजस्थानी वुमेन वेयर क्या पहनती हैं, घाघरा चोली. ठीक है, राजस्थान की महिलाएं क्या पहनती हैं, घाघरा चोली. एंड वुमेन वेयर साड़ी एंड सूट. ठीक है, और इंडियन कल्चर में वुमेन क्या पहनती है, साड़ी भी पहनती हैं, सूट भी पहनती हैं. ठीक है, मोस्टली. इन मणिपुर वुमेन वेयर अ फैनेक. ठीक है, और मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना है. ठीक है, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं हरियाणवी वुमेन्स वेयर शॉर्ट लहंगा एंड शर्ट. वे शर्ट और शॉर्ट लहंगा पहनती है. ठीक है, ऐसे पंजाबी वुमेन वेयर सूट और पटियाला सलवार. तो आप कुछ भी यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. तो ऐसे दो और हैं, वो आप खुद से फिल करिए स्टूडेंट्स. नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज्ड एंड टुडे क्लास इज ओवर. ओके, टुमारो आई विल बी बैक विथ न्यू चैप्टर. सो टिल देन, take care, bye bye, have a nice day.